बस बहुत हो गया, मजीद नहीं। फैसला कुन घड़ी आ गई कि ये बयानबाजी और बोहतान तराशी का तूफान जो सितंबर से बरपा है, हर दो तरफ से बरपा है, उसकी अब हद मुकर्रर की जाए। आईनी हुदूद का नारा लेकर निकले हुए और बिफरे हुए सियासतदान अपनी हुदूद का तायुन कब करेंगे, या दूसरों की हुदूद का तायुन करने के ख्वाह सियासतदान खुद को हुदूद व क़यूद से मावरा समझते हैं। आइन मोहतरम है, आइन की बालादस्ती पर कोई दो राय नहीं, मगर हुजूर वाला आइन भी किसी रियासत का मोहताज है। किसी तौर पर आइन रियासत के बिना अपना वजूद नहीं रख सकता। अजब मजाक बरपा है। बात वोट को इज्जत देने तक थी, बिल्कुल दुरुस्त थी। बात इदारों की मुदाखलत के खिलाफ थी, बजा थी। मगर अब बात बहुत बढ़ गई है। अब के बात वो हुई जो कि दुश्मन के हारे कैंप में पैगाम तसल्ली बन गई है। ये लोग होते कौन हैं कि कौम की वाज़ेह फतह को यूं गहनाएं। 27 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने भारत का गुरूर फिर एक बार खाक किया था। भारत को इस चाय के कप की खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी हमेशा याद रहेगी। मगर अफसोस, नाबल्द सियासतदानों ने इस कामयाबी ही को भोंडे अल्फाज से गहनाने की कोशिश की है। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आपका गुस्सा बजा होगा, आपके शिकवे शिकायतें दुरुस्त होंगी, मगर हुजूर अपनी हुदूद पर गौर कीजिए, जायजा लीजिए। आपकी सियासत की हद वहां खत्म हो जाती है जहां इस रियासत की हद शुरू होती है। मानना होगा कि जो कुछ हो रहा है, इनके जर्नल्स ये इन वाकयात में मुलव्विस हैं। आखिर हम किधर जाएं? कब तक आंखें बंद करें? कब तक खामोश रहे? कब तक ये कहे कि ये वाकये मुल्क दुश्मनी पर मबनी है? जहां भोंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। इकबाल साजिद का ये शेर वतन अजीज की हालत का अक्कास है। ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, यहाँ हुकूमत का दस्तूर भी निराला है। हर मामला जो बुनियादी तौर पर सियासी बसीरत से हल हो सकता है, इसमें ये इदारों को ले आते हैं। खुदारा होश के नाखून लीजिए, एक हद के बाद तनाज़ात कबायली तसादुम का रूप धार लेते हैं और फिर वो कब ख़त्म हो किसी के काबू में नहीं रहते हैं। वो हद शायद आ चुकी है। सबको अपना अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लड़ाई के भी कुछ उसूल होते हैं और हुकूमत और अपोजिशन अपनी बेजा तकरार में रियासत को और रियासती इदारों को घसीटना अब तक कर दे कि रियासत और इदारे किसी एक शख्स के, एक जमात के, एक हुकूमत की जागीर नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम का असासा है। अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मामलात हालात की नज़ाकत इस कदर थी कि बाहम दस्तो गिरेबां हुकूमत और अपोजिशन से बराह रास्त बात करना ज़रूरी हो गया है। आज 12 रबीउल अव्वल है। अर्श से फर्श तक एक जश्न का समा है कि आज का दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का दिन है। आप सबको इस दिन की एक साथ मुबारक हो। दुरूद पढ़िए कि ये अल्लाह की सुन्नत है। दुरूद पढ़िए कि ये फ्रांस की सरकार जैसी गुमराह इंसानियत की हिदायत की दुआ है। और दुआ कीजिए कि वतन अजीज़ किसी की ना आक़िबत अंदेशी की नज़र ना हो। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या रियासत को सियासत की भीड़ चढ़ाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जिम्मेदारी कहाँ कहाँ है, क्या अपोजिशन और हुकूमत बंद गली की जानिब गामजन है, रास्ता क्या है, क्या जानता है कोई, इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे, हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी कर रही हैं कंवल शोज़ब साहिबा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। जो बात गुज़िश्ता रोज़ के मामले के बाद जिसकी हमने बात की, इब्तिदाइये में अयाज सादिक साहब का जो बयान था, उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक माफ़ी का कहा गया और बात माफ़ी से आगे जा रही है। इसी मामले पर कमल साहिबा आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन शायद ख़ाकान अब्बासी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो माफ़ी की बात शिबली फराज ने की थी, उस पर जो रद्द अमल दिया गया था, मैं पहले वो सुनवाना चाहूँगी।
कमल शोजब साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब का रद्द-ए-अमल, कल जो हुकूमत की तरफ से माफ़ी की बात की गई थी कि लीडर ऑफ द हाउस आएँ, बात करें, जो कुछ वहाँ से गलत हुआ माफ़ी मांगे, हम भी माफ़ी मांग लेंगे, कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। पहले पूरी आलम इस्लाम को आज हमारे मोहसिन कायनात और रहमतुल लिल आलमीन की जो यौम पैदाइश है, उनकी बरकतें और उनकी सादतें बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज प्रोग्राम करना, और लेकिन बात आ गई है पाकिस्तान की सालमियत की, बात है पाकिस्तान की स्टेट की सालमियत की, और हमारे दुश्मन के सामने हमारी जो नैरेटिव था, हमारी जो इज़्ज़त थी उसकी, इसलिए मैंने आज आपके प्रोग्राम में बैठने को तरजीह दी है। वरना नॉर्मली मैं इस बाबरकत दिन कोई प्रोग्राम नहीं करती हूँ, और ज़ाहिर है हमारे और महफिलें चल रही होती हैं, उसको पूरा करी होती हैं। अब आपने जो सवाल किया मैं उस तरफ आ जाऊँ। बात माफ़ी से बहुत आगे निकल चुकी है। ये बाहमी माफ़ी और गुडी गुडी होने का टाइम नहीं है। ये एक प्लान टारगेटेड किस्म की जो इन्होंने कैंपेन शुरू की हुई है, और पाकिस्तान का जो एंटी स्टेट बयानिया है, पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया, ये उसको आगे लेके चल रहे हैं, स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहला जलसा गुजरावाला में हुआ, इनका नैरेटिव आया हम अदलिया और फौज के खिलाफ हैं। दूसरा जलसा हुआ कराची में, अदलिया, फौज और फिर साथ कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती, और नंबर 3 उर्दू के खिलाफ हैं। तीसरा जलसा होता है कोयटा में, और फरमाते हैं कि अदलिया और फौज और उसके अलावा बलोचिस्तान को जो है वो अलग हो जाना चाहिए। खुदा का नाम माने। उसके बाद जनाब जो इस बयानिया है मरियम का, जो बयानिया उसके वालिद का, वही बयानिया उनके गुलामों का है, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो। कल 2 तकरीरें नहीं हुई थी, परसों 5 तकरीरें हुई थी। मैं क्योंकि बैठी हुई थी नेशनल असम्बली में, और मैं उस बात की चशमदीद गवाह हूं, और अगर आप फुटेजेस उठा के देखें तो मैं वहां आपको फ्रंट फुट पे प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी। अयाज सादिक साहब ने बात की, उसको इंडोर्स किया, कादिर पटेल ने उसको री इंडोर्स किया, ख्वाजा आसिफ ने, और उनके ऊपर स्टैंप किया और उसको कैप किया जो राजा परवेज अशरफ साहब ने। उसके बाद कल अताउर रहमान जो उसके भाई हैं मौलाना फजलुर रहमान के, उन्होंने क्या बातें की। आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि सिवाय डिक्टेटर्स के दौर में लोग जब फौज को या बैठे हुए सिटिंग आपके COAS को इस तरह बुरा भला कह रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और करने वाली कोई जमात और नहीं है, मुस्लिम लीग नून है या ये PDM के जो इनके साथ स्टेज शेयर करते हैं, ये एक एजेंडा पे चल रहे हैं। एजेंडा स्टार्ट होता था वो 26 निकात से, और मैं आपको बताऊंगी, आपने तो अभी सिर्फ सुनी है ना अयाज सादिक की आवाज, आप ख्वाजा आसिफ को भूल गए हैं जिसने परसों सकूत कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं इस बात पे प्रोटेस्ट करती हूं कि आपने 26 निकात में यह लिख के दिया है कि जी इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। खुदा का नाम माने, आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, आप अपने आप को इस मुल्क का मुहिब्बे वतन कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं बरमला कह रही हूं, बहोशो हवास कह रही हूं, और बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं है। या पाकिस्तान है या मुस्लिम लीग नून है, अब इससे आगे की बात नहीं हो सकती है। आप बयानिया देखिए, ये इंडिया की अखबारें क्या कह रही हैं, इंडिया का टॉप ट्रेंड इस वक्त क्या चल रहा है। मेजर गौरव जो बात करता है वही नवाज शरीफ करता है। मेजर गौरव और जो इनका सजन जंदाल जो बात कर रहा है, इनको वो स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। अजीत डोवाल की जो स्टेटेड पॉलिसी है, जो बीजेपी की स्टेटेड पॉलिसी है, वो आप तकरीरें उठा के अपने जलसों में करते हैं, और फिर उसको जमहूरियत का नाम देते हैं, फिर उसको अपना अपोजिशन के राइट्स कहते हैं। आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं या आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रही हैं। मैं पहले पाकिस्तान की बेटी हूं, मैं पहले एक पाकिस्तानी हूं, उसके बाद मेरी कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, और मैं आज आपको बरमला कह रही हूं एज ए पाकिस्तानी। मेरे मुल्क के खिलाफ अगर किसी की इस तरह की जुबानें होंगी, मेरे पास इख्तियार हो, खुदा की कसम आपको कह रही मैं उनकी जुबानें गुत्ती से खींच लूं। जिस मुल्क के लिए मेरे बड़ों ने, आपके मेरा मकसद आज गुफ्तगू करने का कि पार्लिमानी फ्लोर पर किस किस्म की जबान होगी और वहां पर जिम्मेदारी हमारे मुंतखब नुमाइंदों की कहां तक है। मैं तारिक फजल चौधरी साहब को यहाँ शामिल करूंगी, इससे पहले कि वजीर आजम साहब के ऊपर जहां बात जाती है कि वो क्यों अहम मुलाकातों में गैर हाजिर रहते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, बात माफ़ी से शुरू हुई, और माफ़ी के बाद अब जैसे अभी कमल साहिबा की भी बात सुन ली, और शिबली फराज साहब ने भी आज सोशल मीडिया पर पैगाम लगाया कि बात माफ़ी से आगे जा चुकी है, और अभी इन्होंने तो कह भी दिया पाकिस्तान या मुस्लिम लीग नून। आपसे सवाल यह है कि ऑन द फ्लोर जो बयानात मुस्लिम लीग नून की क़यादत दे रही है, वो इत्तफाकिया बयानात हैं या वो प्लान करके, जैसे ये कह रही है कौन लिख कर देता है, स्क्रिप्टेड बयानात नून लीग की लीडरशिप कौमी असेंबली या सेनेट में दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की विसातत से जितने भी हमारे देखने वाले हैं पूरी कौम को
दिल की गहराइयों से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जो यौम विलादत जिस अक़ीदत व एहतराम से पूरे मुल्क में मनाया गया, जिस मजहबी अक़ीदत से पूरे मुल्क में मनाया गया, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारी जो मोहब्बत है उसका इजहार होता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन, उनके हवाले से मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो गुस्ताखाना खाके इससे पहले भी छापे गए, मैं उनकी भी बहुत पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और उसके बाद फ़्रांस में जो सरकारी सतह के ऊपर ये मज़मूम कोशिश की गई, मैं उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन इस बात को रीएट्रिएट करना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो तकरीरें होती रहती हैं, आपने अभी सुनी एक जाली और अजीब किस्म की गुफ्तगू, लेकिन ये बात करना आज दिल की गहराइयों से बहुत ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम यौम विलादत मना रहे हैं। पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि आप मुसलमानों को इस्लामोफोबिया और इस नामों से आप पुकारते हैं। मजहबी दहशतगर्दी बुनियादी तौर पे ये है कि आप मुसलमानों के जज्बात को इस तरह मजरूह कर रहे हैं। एक दफ़ा ये खाके छापे गए पेरिस में, और उसके बाद जिस मैगज़ीन ने वो खाके छापे उसके ऊपर एक हमला हुआ, फिर दूसरा हमला हुआ, कुछ लोग उसमें हलाक हुए। और उसके बाद अभी एक उस्ताद ने यूनिवर्सिटी में पेरिस में जो खाके अपनी क्लास में दिखाए, उसके ऊपर एक चेचन मुसलमान ने हमला किया, उसको हलाक किया, जहन्नम वासिल किया उसे। तो आप अगर ये यानी दुनिया का कौन सा मज़हब है? हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, हम हर नबी की इज़्ज़त करते हैं। हमने कभी किसी मज़हब की तज़हीक नहीं की, मुसलमानों ने कभी किसी के, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी उतना एहतराम करते हैं जो ईसाइयों के नबी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी उतना ही एहतराम करते हैं जो यहूदियों के नबी हैं। हमने कभी सोच नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, कि हम किसी के खाके बनाएं और किसी की जज्बात की हम इस तरह उनको हम ठेस पहुँचाएँ। तो मैं इसलिए बार बार इस बात को रीएट्रिएट कर रहा हूँ कि तमाम आलमी बरादरी, और हमारा आपका प्रोग्राम ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक चैनल्स में भी सुना जाता है, उन तक ये पैगाम जाना चाहिए आज हर मुसलमान और हर कारकुन की तरफ से कि आप मुसलमानों के जज्बात की इस तरह तौहीन और मजरूह ना करें। इसके नतीजे में जो नफ़रत पैदा होती है, इसकी ज़िम्मेदार आप लोग हैं, इसके ज़िम्मेदार मुसलमान नहीं हैं। ये मजहबी दहशतगर्दी है और इसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। तो आज के दिन से ये तो मेरा सबसे अहम पैगाम था। अब जो नफरत की सियासत हमारे मुल्क में और असेंबली की फ्लोर पर हो रही है, ये प्लान कर हो रही है या इत्तफाकिया हो रही है? अब मैं जी आयशा मैं इस पे आ रहा हूँ। देखें, एक सियासी कारकुन सरदार रियाज सादिक के लिए जो अभी मोहतरमा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ग़ुलाम ने, इन्होंने ग़ुलाम दर ग़ुलाम वाली तकरीर की है जिसका कोई तल्लुक़ ही नहीं है हक़ाइक़ से। मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि हक़ाइक़ क्या हैं। सरदार रियाज सादिक की तकरीर कल सबसे पहले मैंने सुनी, मैंने कहा कि ये अफसोसनाक है। मैंने टीवी चैनल्स पे बात आई है, नेशनल मीडिया के ऊपर मैंने बात की, मैंने कहा मुझे दुख हुआ है। लेकिन उसके साथ सरदार रियाज सादिक साहब ने अपनी वजाहत दी कि इंडियन चैनल्स के ऊपर जिस अंदाज से मेरी बात को लेके आगे बढ़ाया जा रहा है, मैंने कतई तौर पे ना मेरा ये मतलब है, ना इससे मेरा कोई ताल्लुक़ है। और मैं पाकिस्तान की तौहीन, पाकिस्तान की फ़तह हुई है, उसमें पाकिस्तान में फ़तह के शादियाने बजे हैं जब अभिनंदन को और उसके जहाज़ को गिराया गया, तो मेरा कतई तौर पर ये मतलब नहीं है। उसकी वजाहत को भी उतनी अहमियत देनी चाहिए जितना उसकी पहली तकरीर को दी गई है। अब इन्होंने एक ही सांस में, बगैर रुके हुए, माफी से आगे चली गई है। अब नून लीग क्या कहती है? मैं आ रहा हूँ ना जी, मुझे आ रहे हैं। इस बात से पहले ही हुकूमत हमारे 52 लोगों के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर चुकी है। ये जो 52 पर्चे जो हैं, यार इसे केंद्र चुप करें ना मैडम, मेरी बात भी सुन लेना। आपने पूरी बात की है, उसमें कई आपने बातें की हैं जिनका कोई सरो पैर ही नहीं था, कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं था। मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी है। आज के दिन का ही कोई एहतराम कर लें, एक दूसरे की बात सबर से सुनते हैं। 52 लोगों के खिलाफ मौजूदा हुकूमत वैसे ही गद्दारी, अच्छा बड़ा पता है आपको, आपके गुफ्तगू से तो कोई पता नहीं लग रहा है। दिल में हो तो मैं उस पर शक नहीं कर सकता, उस पर शक नहीं मैं करूंगा। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जनाब की हुकूमत कह रही है कि माफ़ी से आगे बात बढ़ गई है। मैं आपसे 2 से 3 मिनट लूँगा आयशा। तो ये जो बात बहुत आगे ये बढ़ा रहे हैं, ये तो गद्दारी के पर्चे आज से 20 दिन पहले हम लोगों पर दे चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को गद्दार इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है उस पर्चे में। नवाज शरीफ को तो पहले ही गद्दार डिक्लेयर किया हुआ है, इस पर्चे में भी उसे गद्दार डिक्लेयर किया है। तो लिहाजा हुकूमत की तो क्या बात है। हाँ
मैं अच्छा अपना बात यही है जो मैं आपसे तारिक साहब पूछी कि प्लान करके चीजें हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों जिम्मेदार हैं। आप लोग अवाम के वोट से वहां बैठे हैं, आप लोगों का मकसद और होना चाहिए, जाती मामलात हमारी सियासत में नहीं। मैं करूंगा इस पे बात, लेकिन अगर बात नहीं होने देंगे, ये जो इंडियन मीडिया है उस वक्त खुश नहीं हुआ था जब मौजूदा वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जाके ईरान में बैठ के कह के आए थे कि मेरी सरजमीन पाकिस्तान की आप लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है, मैं इस पे शर्मिंदा हूं। ये बयान आपने चलाया था। देंगे हम आपको इमरान खान ने पाकिस्तान की बात की थी ना, पाकिस्तान की बेइज्जती की थी। मैं आपके प्रोग्राम से जा रहा हूँ, इस खातून को या तो तमीज सिखाएं, या इसे तमीज सिखाएं, या इसे तमीज सिखाएं, या मुझे बात करने दें। जो बकवास तुम्हारा वज़ीर आज़म जाके करके आएगा पाकिस्तान के खिलाफ, उसके ऊपर हम चुप रहेंगे। झूठा, आप एक दूसरे बात को एक तो झूठा नहीं कहें, एक दूसरे की बात को सुने। मेरी बड़ी दरखास्त है आप लोगों से, सवाल यही मैं आप लोगों से रख रही हूं कि अगर आप इस तरह गुफ्तगू करेंगे और यही पार्लियामान के फ्लोर पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और हुकूमत और अपोजिशन मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेके जा रही है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो नताइज कैसे निकलेंगे? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो बातें हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ करे वो तो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ईरान, अमेरिका जाके इमरान खान ने क्या कहा? उसने नहीं कहा कि पाकिस्तान अलकायदा की सपोर्ट करता है, हमारी एजेंसी अलकायदा की सपोर्ट करती है। हमने तो नहीं कहा वो गद्दार है, हमने नहीं कहा वो गद्दार है। बताएं आप। देखिए मैं बताता हूँ कि शादियानी क्यों बजा रहा है, इसलिए बजा रहा है कि आप जैसे लोग सब बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। प्लीज आप दोनों मेहरबानी करें, नेशनल टीवी के ऊपर थोड़ा सा ज़बान का इस्तेमाल। तारिक साहब मेरी दरखास्त है, तारिक साहब मेरी दरखास्त है, तो क्यों नहीं मुझे बात करने दे रहे आप लोग? अच्छा ठीक है कमल साहिबा, उनको बात मुकम्मल करने दे, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सुने, फिर मेरा मौक़िफ़ सुने। इस तरह तो बात नहीं होगी। जवाब दिया इन्होंने, हम ये सुनने के लिए बात आए हुए हैं कि पॉलिटिकल वर्कर को कहेंगे वो गुलाम है और हम ये बकवास सुनते हैं। एजेंडा मिला है, आप कभी गुलाम कहते हैं, इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात नहीं लगाएं और हम ये बुलशिट सुनने के लिए आए हैं। कौम आपको सुनती है, लीडर्स हैं आप, बिल्कुल हम बात करेंगे, आप की करेंगे। प्लीज मैंने सबसे पहले ये बात की है कि याद साथे के प्रोग्राम को कमल साहिबा ऐसे इल्जामात नहीं लगाएं, हमारी तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से। कमल साहिबा फिर बात तुम लोगों पे की जाती है और तुम लोग आगे कर देते हो। I'm not going to face bullshit, okay? एक सेकंड, तुम्हारे में है मोरल करेज, एक बात खुद की है, मुझे करने दो। ब्रेक पे जाना पड़ जाएगा आपको मुझे वजह से। तारिक साहब मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, अगर खामोश और दूसरा बात मुकम्मल कर समझ लें। आइए, आपने पाकिस्तान की, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ, मैं फिर ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। अगर आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक से वापस आते हैं तो हो सकता है टेम्परेचर कंट्रोल गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद लतीफ़ साहब, ब्रेक से पहले हम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के नुक्ता नज़र पे बात कर रहे थे, जो हालिया मामला सामने है और PDM की तरफ से ऑलरेडी इदारों की सियासत में इंटरफेरेंस पे बात जारी है, जो इस वक्त मुल्क की सियासत में भी जिस पे बात हो रही है। अपोजिशन की इल्ज़ाम तराशी इदारे के लिए आपके ख्याल में कितना नुकसानदेह है, और हुकूमत की जानिब से जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इन मामलात को लेकर, खास तौर पर सियासी मामलात और फैसला साजी इदारे को आगे फिल इन करना पड़ता है, ये कितना नुकसानदेह है? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की एक ऐसी फतह जिस पे पूरी दुनिया आशश कर रही थी और बजाते खुद हिंदुस्तान उसको एडमिट कर चुका था, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा कि अगर रफाल होते तो नतीजा और होता। इसका क्या मतलब? शिकस्त आपने तस्लीम कर ली। और ये हमारे फॉर्मर स्पीकर हैं असेंबली के, जिनका एक नाम है, जिनको एक बाकायदा उनका एक वजन है, और वो उठ के कह दें कि जी ये तो हमने हुकूमत ने इस डर से कि कहीं हिंदुस्तान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, ये एक मन घड़त स्टोरी है जो उन्होंने बना दी। जबकि इंटरव्यू में जो इनकी मीटिंग थी उसमें ऐसी बात नहीं हुई थी। ये तो एक चूंकि बैनुल अक़वामी करारदाद है जो POWs हैं उनके कॉन्डक्ट के सिलसिले में, तो हमने तो एक बड़ेपन का मुजाहरा किया। वरना हम हिंदुस्तान को कहते हैं ना कि UN की जो करारदाद है उसको वो नहीं उस पर अमल दरामद करता, लिहाजा पूरी दुनिया में हम उसको कहते हैं कि ये बड़े अफसोस की बात है। और अगर हम भी यही कर देते तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या था? और फिर ये समझी बात है, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, और ना ही इस पे ऐसी चीज़ अप्लाई भी होती है कि इस्तिस्ना होना चाहिए। यानी पूरे मुल्क का आप नुकसान कर दें और कहें जी कि ये इस पे हमें इस्तिस्ना है क्योंकि हमने पार्लियामेंट में बात की। पार्लियामेंट में खड़े होके
मुल्क की बदनामी करें, मुल्क के मफाद को ठेस पहुंचाएं और जानबूझ के करें। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोची समझी साजिश है, सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया गया। टेक्स्ट से पढ़ रहे थे और फिर कहें जी हमें माफ़ कर दें, ये स्लिप ऑफ टंग बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस ऐसी बात पे ये गलती नहीं है, ये सरासर एक जुर्म है। तो इसको ऐसे नहीं बख्शना चाहिए। शाहिद लतीफ़ साहब, मेरा सवाल यह है कि हम जहां खड़े हैं, जहां पर इदारों को लाया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से वैक्यूम क्रिएट होता है। पहले जिस मुलाकात का हवाला याद सादिक साहब ने दिया, फिर गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिका जो मुलाकात रही, वज़ीर आज़म साहब दोनों मुलाकातों में नहीं थे। ये संजीदा मामलात हैं। हुकूमत और अपोजिशन जिन्होंने पार्लियामान चलाना है, पॉलिसीज़ बनानी है, इस मुल्क के निज़ाम को चलाना है, वहाँ जो वैक्यूम आ रहा है इनके चलने में, इदारे को उस वैक्यूम को फिल इन करना पड़ रहा है। ये कितना नुकसानदेह हो रहा है इस वक्त हमारे लिए? मैं समझता हूँ ये बहुत नुकसानदेह है और इसके लिए फ़ौरन हुकूमत और अपोजिशन को बैठकर, ख़ासकर जहाँ मुल्की मफादात हैं, आपस की ज़ाती पॉलिटिकल स्कोरिंग में उनको भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। इस चीज़ का इस बात को तय होना चाहिए कि मुल्क के मफाद का जहाँ तक ताल्लुक है, आपस में पॉलिटिकल स्कोरिंग में या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में उसको आप जो है वो ना मसख करें। ये ज़रूरी है क्योंकि दुनिया ठीक। कमल साहिबा, ये जो जिस पॉइंट पर शाहिद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब का अपोजिशन की क़यादत के साथ एक मखसूस रवैया है। वो भी 40% अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ बैठने या गुफ्तगू के बगैर मामलात नहीं चल सकते। अभी जो मैंने 2 मीटिंग्स का हवाला दिया, इंतहाई अहम मीटिंग्स थी, जहाँ पर संजीदा मामलात को लेकर आर्मी चीफ साहब को आगे आना पड़ा, ब्रीफिंग्स देना पड़ी, मामलात को सॉर्टेड आउट करना पड़ा। वज़ीर आज़म साहब नहीं थे। ये हुकूमत चाहती है कि वो ये वैक्यूम बढ़ाए, ये वैक्यूम फिल ना हो और ये निजाम ऐसे आगे जाए कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएं। देखिए जी, वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक स्टेटमेंट दी थी, मैं उसको दोबारा याद करा दूं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की भलाई, बेहतरी और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमसे जो चाहिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम NRO प्लस नहीं देंगे। जो 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज की हैं, जो इनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि जी ये अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय PPP एंड PMLN, ये क्या बात थी? फैटफ पे आपने जो है फैटफ पे अपना रंग बदला। 80% ये आप इनसे पूछें, ये स्टेटमेंट इन्होंने खड़े होकर दिए कि जी 80% दोनों ने कहा है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों, कि हमने अमेंडमेंट्स प्रपोज की हुई है फैटफ की लेजिस्लेशन में और हमने इस बात को तस्लीम किया। ये इस बात की गवाही है कि हम इनके साथ बैठते हैं, डिलिब्रेशंस करते हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या डेडलॉक वहां होता है जब ये अपनी चोरियां कहते हैं माफ कर दो, सारे केसेस सारे वेव ऑफ कर दो और उसके कोई और तरीके निकालने की कोशिश करते हैं, इदारे कमजोर या इदारों को टूथलेस करने की, स्पेसिफिकली नैब की बात करते हैं। वहां हम कैसे इनके साथ बैठे, मुझे बताएं। आप नेशनल इंटरेस्ट पे कैसे कॉम्प्रोमाइज करें? आज आप देख लें कि इनके फिर जितने भी हैं ना जो फड्डेबाज हैं वो बाहर बैठ गए हैं और वो आज फिर दोबारा एक और इन्होंने कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की। इंडिया को फीडिंग की जा रही है कि जी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आप ब्लैक लिस्ट में डालें। मैं हैरान हूं, खुदा की कसम मैं हैरान हूं कि कोई शख्स अपने घर को, अपने मुल्क को बेचने के दर पे आ गया। और तारिक साहब ने जो बातें की हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे गालियां देनी है आप दे दें, लेकिन जो बात स्टेटमेंट है वो है। मैं क्योंकि उस दिन असेंबली में मौजूद थी, मैं यहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रही हूं। ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर के लिए सकूत कश्मीर का लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया? इनके पांव, इनकी टांगे क्यों नहीं कांपती हैं? इनके दिल क्यों नहीं फट जाते हैं जब ये नेशनल इंटरेस्ट पे आके कॉम्प्रोमाइज करते हैं? ये उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं जिसके लिए हमारे मां बाप ने हमारे इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं आप लोग सियासत में। आयशा, मैं इल्जाम नहीं करा। आयशा प्लीज मुझे बात करने दें, आप जजमेंट ना दें। मैं वहां बैठी हुई थी, मैंने जो बात सुनी, आप चलाएं इनकी बात। पूछे कि ये जानते बूझते हुए इनके सफेद सारे हो गए हैं, ये अपने आप को पार्लियामेंट्री लेजेंड चला जाइए। ख्वाजा आसिफ का जो कह रही थी, मैं तारिक साहब की तरफ जाती हूं, हम ये चला देते हैं। आपने 2 बार कहा मैं ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू चलाती हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये इस मुल्क में तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पूछें, मैं आप इनसे सवाल करें कि ये किसके कहने पे ये सारी बातें वहां पे कर रहे हैं। ठीक है कमल साहब, आपका पॉइंट आ गया। ख्वाजा आसिफ का बयान चलाएं, मैं तारिक साहब का। आपने मुल्क की इज्जत मजरू की है, आपने हमारे जज्बात मजरू किए हैं। कमल साहब, हमारी तारीख भरी
हुई है बहुत सी ऐसी बातों से, मैं नहीं चाहती हम वहां तक जाएंगे। हमारी तारीख में इस तरह की बदतरीन मिसालें नहीं आई कि जो मुल्क में 3-3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हो। वो ठीक है जी, मैं आ रही हूँ। कमल साहब मुझे वो चलाने दे, मैं तारिक साहब को लूँ। आपका पॉइंट आ चुका है, आपने दोबारा वही बातें हमें कह दी। चलें जी, चलाइए ये शॉर्ट ताकि हम फिर तारिक साहब को लें। अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है? जहाँ तक कलभूषण की बात है, कलभूषण को रिहा करने के लिए और बाइज्जत उसको घर भिजवाने के लिए इंतजाम आप कर रहे हैं, और मोदी को खुश करने की जो पॉलिसी थी उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सकूत कश्मीर हुआ। तारिक साहब, सियासतदान बंद गली से रास्ता निकालता है, क्या नून लीग अपनी सियासत को बंद गली की तरफ नहीं लेके जा रही? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी दोबारा मैंने कमल साहिबा की सारी गुफ्तगू बड़े तहम्मुल से सुनी, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया। मेरे दिल में बड़े उनके लिए एहतराम है। ठीक। और आज के दिन के हवाले से जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया वो भी आपने सुना। मैंने उनसे भी पहले ये गुजारिश की, इससे पहले कि मैंने अगर कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो या कोई गलत मेरे अल्फाज में कोई तलखी आई हो, तो मैंने उन्हें 10 दफ़ा कहा, मैंने कहा आज के दिन के मुनासबत से ही थोड़ा सा ज़रा नरमी इख्तियार करें और थोड़ा लिहाज करें। उन्होंने नहीं किया। मैं अभी भी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा, जो अभी उन्होंने गुफ्तगू की ना, मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा 2 चीज़ों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। एक, नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी नामूस और उनकी इज़्ज़त और उनकी उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए, एक अपने मुल्क के लिए, इन दोनों के लिए जान देना मेरे लिए काबिल फ़ख्र होगा, खुशी की बात होगी। आप हमें क्या समझते हैं? आपको ज़्यादा दर्द है पाकिस्तान का? आपके पास ज़्यादा बड़ा सर्टिफिकेट है मुहब्बे वतन होने का? ये बातें छोड़ दें। जो पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, जब लंबी कहानियाँ करते हैं, उसे गोली मार दी गई। मुल्क का पहला आर्मी चीफ जो लगा, उसे माशाल्लाह लगा दिया। हम कहते हैं आइन को ना एब्रोगेट किया जाए, आइन को ना तोड़ा जाए। उसकी इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने जिस अंदाज से भी की हुई है। अब कश्मीर का आप लोगों को बहुत दर्द है, हमें दर्द नहीं है कश्मीर का। हम अपने आप को आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी समझते हैं, आपसे ज़्यादा इज़्ज़तदार पाकिस्तानी भी समझते हैं। ये बातें हमारे साथ करेंगे तो सिवाय तू मैमे के अलावा रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा आपका। जो 2.5 साल से पार्लियामेंट में हो रहा है कि आप आपस में लड़ाई हो रही है, वहाँ पे कमल शोज़ेब साहब वहाँ क्यों नहीं गुफ्तगू करती? वहाँ पे 3-4 पीस हैं, 3-4 दाने हैं, उन्हीं को मौका दिया जाता है, गालम गलोच का तबादला होता है। क्या कश्मीर का स्टेटस 73 साल में पहली दफ़ा इंडिया ने तब्दील नहीं किया? ये एक हकीकत है। आप बात करें इस पर या ना करें। मैंने उस दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें मोहम्मद बिन कासिम की कहानियाँ पढ़ाई गई, हमें टार्जन की कहानियाँ पढ़ाई गई, हमें बाबर की, मुग़लों की कहानियाँ पढ़ाई गई। पाकिस्तान कैसे टूटा हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। सुकूत ढाका कैसे हुआ हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। मैंने कम अज़ कम किसी बुक में नहीं पढ़ा। आयशा आपने पढ़ा है तो बता दें कि आपके फ़लाँ कोर्स की फ़लाँ बुक के फ़लाँ चैप्टर में था। नहीं है। हम उस पर बात करना क्यों पसंद नहीं करते? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसके ज़िम्मेदार जो भी थे दुनिया से गुजर गए, उनके ढांचों को पकड़ के हम फांसी दें। मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि आज वो गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। अपने बच्चों को बताएं, अपने नौजवानों को बताएं कि ये गलतियाँ करके हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। आज हम वो गलतियाँ ना करें। अयाज सादिक साहब की आपने बात की, मैंने सबसे पहले कहा कि वो अफसोसनाक है। वो बयान उनका किसी सूरत भी ऐसा नहीं है कि हम उसे डिफेंड करें। मैंने कहा साथ उसने वजाहत दी, उसे भी संजीदा लेना चाहिए। उसके बाद जो बात की अपना नूरानी साहब ने, अवैस नूरानी साहब ने बलूचिस्तान में, मुझे थोड़ा सा जी मुकम्मल करें। मुझे थोड़ा सा बस, नूरानी साहब ने बात की बलूचिस्तान की, उन्होंने किसी और ज़ुमरे में बात की, वहाँ पे कुछ हालात ऐसे, उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान को तसल्लुत से आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं कोई उनका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन 10 चैनल्स पे आके उन्होंने कहा कि मेरा बाप पाकिस्तान का आइन बनाने वाला है, हमारी एक तारीख है। मैंने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान को अलहदा करें। अब इसके ऊपर जो तर्जुमान रोज़ टीवी पे चढ़ के प्रोग्रामों में कहे उसने कहा बलूचिस्तान को अलग करो, बलूचिस्तान को अलग करो, तो ये पाकिस्तान के हक में आप बात कर रहे हैं। तो भाई वो खुद कह चुका है यार, खुदा का वास्ता मैंने नहीं की, तो मान लो उसकी बात। इसको क्यों रोज़ आप जो है वो बार बार इसका ऐलान नशर करते हैं और रोज़ आप इस स्पीकर पे इसका ऐलान करते हैं? ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप उन बातों को, वो कहते हैं पंजाबी में, आयशा ज़रा सुने, आप लोग लाहौरी तो वैसे इन मुहावरों को अच्छे तरीके से समझते हैं। वो कहते हैं ठंडे दूध को फूंके नहीं मारनी चाहिए, ठंडे दूध को मत फूंके मारें, चाय की प्याली में मत तूफान लेके आए। जो जिसने बात की है उसको उसी पहराए में लें। अगर किसी ने वजाहत की है, एक ब्रेक लेने की इजाजत दें, वक्त कम है, लेकिन चाय की प्याली में तूफान ताया हुआ मुल्क की सियासत में हल निकल सकेगा या नहीं, और किसके पास है? इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश करेंगे कि इस पर राय जान सकें कि इस वक्त बाहमी अदम एतमाद बहुत वाज़ेह है हुकूमत और अपोजिशन में, किस तरह से मामलात का हल या ये सियासी बहरान कम हो सकता है। शाहिद लतीफ़ साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगी, कौन सा कोई तीसरा फरीक होगा जो हल निकालेगा जब अदम एतमाद की ये हालत है, ये हैजानी कैफियत कैसे ख़त्म होगी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि कोई तीसरा फरीक कहीं से नहीं आएगा। क्या तीसरे फरीक को खला से पकड़ के ले आए? ये अपोजिशन और हुकूमत के मामले हैं। अपोजिशन को आप अपना तरीका ठीक करना होगा। इस तरह के चुभते हुए बयानात और कौमी मफाद के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं उनको रोकना होगा, और जो अना का मसला बना हुआ है इसे दोनों साइडों को ख़त्म करना होगा, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। हुकूमत का काम है कि इस चीज़ को एक तरह से कूल डाउन करे और जो कौमी मफादात की चीज़ें हैं उसके ऊपर इतना आप अनाना बना लें कि उसको ठीक करने के लिए कोई अपना जो रवैया है उसको आप ठीक ना करें। तो मैं समझता हूँ कि दोनों को इसमें एक दूसरे पर सबकत लेना होगी और इसमें फ़ायदा मुल्क के मफाद का होगा। तारिक साहब, मसाइल तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर हल होंगे, बंदूक की नोक से कुछ हल होने से रहा। आप लोग टेम्परेचर कम करना चाह रहे हैं या हल टेम्परेचर बढ़ा के निकालना चाह रहे हैं? हम कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाह रहे आयशा। सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मेरा ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है और ये मेरी पहचान है। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, इसकी सालमियत, इसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कोई मेरी पार्टी से भी बयान देगा ना, मैं बरमला में कहूँगा ये गलत है। ये बातें जो आप हमारे पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं उससे हमें दुख होता है। और हमारी पार्टी में ना ये नज़रिया है ना ये बयानिया है। हम आइन की बात कर रहे हैं। इस वक्त जितनी गुफ्तगू हो रही है ना, ये ढूंढ के ज़ोर से हमें कहते हैं जनाब कि आप इदारों के ख़िलाफ़ हैं। कोई इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है। PDM के जलसों की तकरीर निकालें, वो गैर आइनी बात किसी ने की हो, मैं आपके सामने उसका जवाब दूंगा। देखें, हम इदारों की आइन की बात कर रहे हैं। आइन एक आपको पाकिस्तान को चलाने के लिए, वो कहते हैं ना, हर चीज़ को, हर मशीनरी को चलाने के लिए एक मैनुअल होता है। पाकिस्तान को चलाने का मैनुअल आइन है। इस दुनिया को चलाने का मैनुअल का नाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हैसियत में आपको दिया हुआ है। हम इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे। नाम टकराव चाहते हैं हुकूमत से, नाम टकराव चाहते हैं किसी से भी, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी फहम फरासत का सबूत देना चाहिए। ये गुफ्तगू जिस तरफ वो लेके जा रहे हैं, ज़बरदस्ती जनाब इंडिया के साथ, ज़बरदस्ती जनाब दूसरों को गद्दार कहना, ये रवैये इससे पहले भी मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि नुकसान हुआ है और खुदा न खास्ता मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता तो दोबारा इस तरह का नुकसान मुल्क को हो। कमल साहिबा, अपोजिशन टकराव नहीं चाहती है, हुकूमत आगे बढ़कर मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या हुकूमत चाहती है कि टकराव हो? देखिए जी, 2-3 बातें क्विकली बता दूं। अवैस नूरानी साहब के वालिद का इन्होंने जिक्र किया, वो बहुत ऊंचे आदमी थे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर अच्छे बाप के घर जो बेटा है वो भी उसी के नक्शे कदम पे चले। और सबसे बड़ी मिसाल है हज़रत नूह के बेटे की। नंबर 2, जो इन्होंने बातें की हैं, ये अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहे हैं, ये अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी डेमोक्रेटिक अपोजिशन का रोल ये प्ले कर रहे हैं। अगर ये अपने टॉप के 5-10 लीडरान को छोड़ के पाकिस्तान की फिक्र करनी शुरू कर दें और पाकिस्तान के एजेंडे पे बात करें, हमारे सर आंखों पे, हम इनके साथ डिलिब्रेशंस भी करते भी रहे और मजीद भी करेंगे। नंबर 3, अगर आप पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ और अदलिया या फौज के खिलाफ हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, या आप वो एजेंडा चलाएंगे जो इस वक्त इंडिया के तमाम अखबारों में चल रहा है, वहां खुशी के शादियाने बज रही हैं, आप उनकी जुबान बोलेंगे, आपको इससे ज्यादा तलखी और इससे ज्यादा बुरे नताइज का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब आपने सोचना ये कि आपने अपने भागे हुए मुजरिम जो क्रिमिनल लीडरान है उनके साथ खड़े होना, या आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना। फवाद चौधरी की बयान को अगर किसी ने बुरे तरीके से पोर्ट्रे किया तो वो PMLN की वो फप्पे कुटनी आए जिनको इंडिया के बारे में बात करनी होती है। मैं ये भी कह रहा हूं, आपने अगर दमखम है ना तो मोदी को बुरा कहें। आजकल आप में दमखम है तो आप इंडिया के एजेंडे को बुरा कहें। मोदी के लिए दुआ तो आप लोगों ने की थी, आप इंडिया के डिफेंस में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बुरा कहते हैं। आप वो नैरेटिव देखते हैं जो इंडिया लेता है। मोदी से ज्यादा बेईमान आदमी कोई नहीं है, बकार आदमी है। मैं लानत भेजता हूं उन पे, लेकिन आप लोग तो उसकी तारीफ कर रहे थे। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी शाहिद लतीफ साहब, कमल शोजब साहिबा, तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि जो कुछ पार्लिमानी फ्लोर पर हो रहा है, अपोजिशन और हुकूमत इस कदर फासले बढ़ा चुकी हैं, एक मेज पर कब और कैसे बैठेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।